राइबोसोम के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये सेल्स में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा स्मॉलर सेलुलर ऑर्गन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये ग्रैन्युलर होता है, यानी दाने के समान दिखाई देता है। और पैलाडे ने इसको सबसे पहले खोज किया था, इसलिए पैलाडे ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले होते हैं। ठीक है, और इनके टाइप्स अगर हम देखें तो 70S टाइप का होता है, 80S टाइप के होते हैं। दो टाइप के अलग अलग टाइप की कोशिकाओं में होते हैं। जैसे 70S टाइप का जो है ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो इनमें कैसा पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S क्या है, तो एस इसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जो कि उसके साइज को ही शो करता है ना, कितना उसका मोलिकुलर वेट है। तो जैसे 70S है तो वो 80S की तुलना में हल्का होगा। ठीक है, 80S जो राइबोसोम होता है ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में होती हैं, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स और जो फंजाई होते हैं इनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और उसमें राइबोसोम जो होते हैं 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 70S प्रकार का जो राइबोसोम है लगभग इसी साइज का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो होता ही है, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऑर्गन्स होते हैं, इनमें भी राइबोसोम जो पाया जाता है वो कैसा होता है, 70S के लगभग बराबर का होता है ना, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो केवल यही दो 70S और 80S नहीं पाए जाते, बल्कि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। 70S से छोटे भी राइबोसोम होते हैं, 80S या थोड़े बड़े भी राइबोसोम फंजाई में स्पेशली पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है ये तो साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा फैले होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ठीक है, आगे इसको और देखेंगे हम। ये जो दो टाइप हैं 70S और 80S, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है इसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप में ही दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। ठीक है, इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये 30S टाइप का होता है और लार्ज सब यूनिट 50S साइज का होता है। तो टोटल मिला के 70S होते हैं ना, इन दोनों को जोड़ने से 70S नहीं आएगा ना, परंतु ये अलग अलग दोनों जो सब यूनिट हैं उनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है वो 30S के आसपास आता है और लार्ज का 50S के आसपास आता है। 80S में अगर हम देखें, 80S साइज का जो टोटल राइबोसोम होता है उसमें अगर हम स्मॉलर सब यूनिट का अगर हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखें तो 40S होता है और लार्ज वाले का 60S होता है। ठीक है, उनके वजन के अनुसार, क्योंकि दोनों सब यूनिट अलग अलग भी रहते हैं। जब तक ये राइबोसोम अपना काम नहीं कर रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तब तक ये दोनों सब यूनिट क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस के काम बारी आती है तब ये दोनों सब यूनिट इकट्ठे होते हैं और मैसेंजर आरएनए से भी जुड़ते हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी ना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दोनों सब यूनिट में किसके बने होते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो राइबोसोमल आरएनए है, देखिए यहाँ। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट में अगर हम इसमें देखें तो ये एक स्मॉल राइबोसोमल आरएनए है जो कि 16S साइज का होता है। और इसके अलावा भी 21 प्रोटीन होते हैं, 21 प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ मिलकर ये पूरा स्मॉलर सब यूनिट बनता है 30S का। ठीक है, एक राइबोसोमल आरएनए है, 16S राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रोटीन है, 21 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं। ये दोनों मिलकर 30S स्मॉल सब यूनिट बनाते हैं 70S वाले का। ठीक है, 50S वाले अगर सब यूनिट में हम देखें तो इसमें दो टाइप के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, एक 23S राइबोसोमल आरएनए
और एक 5S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसके अलावा 34 टाइप के प्रोटीन्स इसमें शामिल होते हैं इसकी संरचना बनाने में। ठीक है, तो प्रोटीन समझ में आ रहा है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं क्या, राइबोसोम। जो यहाँ पे आरएनए लिखा है ना, ये राइबोसोमल आरएनए हो, इसको हम पढ़ते हैं कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम की संरचना में शामिल होते हैं। ठीक है, एटीएस राइबोसोम में अगर हम देखें तो इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट है, इसमें 80S साइज का राइबोसोमल आरएनए होता है और 33 प्रोटीन्स होते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें 16S था और इसमें 18S है। ठीक है, इसके लार्ज सब यूनिट में अगर हम देखें तो इसमें 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है, 70S वाले में क्या था, 2 टाइप के ही राइबोसोमल आरएनए थे लार्ज सब यूनिट में, है ना। तो इसमें हम आगे देख 3 टाइप के कौन कौन से हैं, 28S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और 5.8S राइबोसोमल आरएनए। ये 3 अलग अलग साइज के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। मेन तो 28S है सबसे बड़ा, बाकी छोटे होते हैं। इसके अलावा 49 प्रोटीन्स होते हैं जो कि लार्ज सब यूनिट बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कंपोजिशन होता है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ये क्लियर समझना है। ठीक है, तो 80S जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये हमने पहले भी देखा। ठीक है, यहाँ पे S जो है ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, हमने देखा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। फंजाई में 79S से 85S साइज के राइबोसोम भी पाए जाते हैं फंजाई में ना, स्पेशली। उसी को यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सेल्स में देखिए कहाँ कहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो है राइबोसोम ऑन ER सरफेस। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ से फैले रहते हैं। जैसे ये जो है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसकी सतह पर भी देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, राइबोसोम है। इसके अलावा पूरे साइटोप्लाज्म में यहाँ जो बिखरे हुए हैं डॉट के रूप में दिख रहे हैं, वो राइबोसोम है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी क्या है, डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वो राइबोसोम है। परंतु जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है वो 70S के आसपास साइज का होता है राइबोसोम, और जो बाहर में राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे, वो कैसे हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 80S प्रकार के थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, वो भी लगभग 70S प्रकार के होते हैं, 70S साइज के होते हैं, या उससे थोड़े छोटे या उसी आसपास के, है ना। ठीक है, ये दोनों प्रूफ भी है कि इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें अलग साइज का क्यों राइबोसोम पाया जा रहा है। तो एक्चुअल में जब आप इन ऑर्गन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उद्विकास कैसे हुआ है, उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये कोई बाहर से कोई एक कोशिका ही अलग से अंदर आके रहने लगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई एक दूसरी कोशिका हुआ करती थी जो रेस्पिरेशन का काम करती थी, स्पेशली बैक्टीरिया रहे होंगे, वो इसके अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ पर एक ऑर्गन्स के रूप में रहने लगे, तो वो क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, है ना। तो सेल के अंदर सेल आया और वो क्या हुआ, वहाँ ऑर्गन्स के रूप में, सेल ऑर्गन्स के रूप में रहने लगा। ठीक है, इसलिए उसके अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना DNA होता है। क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही बाहर से आके कोई सेल्स अंदर रहने लगी, जो कि फोटोसिंथेसिस करती रही होगी वो सेल, वो फिर किसी दूसरे सेल के अंदर जब रहने लगी तो उसके ऑर्गन के तरह वो काम करने लगा, अंग बन गया उसका। और उसके अंदर भी इसका प्रूफ क्या है कि उसके अंदर भी DNA होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA होता है। और मेन DNA तो होता ही है केंद्रक में, है ना। ये जो मेन केंद्रक है यहाँ पे, ये इसके अंदर तो DNA है ही, वो बहुत सारे जीन्स जो हैं केंद्रक में ही होते हैं आज भी, परंतु कुछ जीन्स आज भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, और उनका अपना राइबोसोम भी है जो कि उन्हीं के DNA से बनता है। केंद्रक वाले DNA से राइबोसोम नहीं बनता है ना।
डीएनए से राइबोसोम बनता है, ये समझ में आया। डीएनए से क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बनता है, और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है, वो हमने देखा है ना। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है, कहाँ, केंद्रक में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो डीएनए है उसी से राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, और उसी से फिर राइबोसोम बनता है। कुछ प्रोटीन बाहर से भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका अगर हम फंक्शन देखें कि ये काम क्या करता है, तो राइबोसोम स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वही बात हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जुड़े होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कहते हैं जिसको, है ना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक सतह से जुड़ के क्या करते हैं कि जो प्रोटीन बनता है ना वो उसके अंदर ही जाते जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है ये यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ प्रोटीन बनेगा ये राइबोसोम में, और उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ये जो चैम्बर है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो स्पेशली पैकेजिंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जनरली प्रोटीन या दूसरे पदार्थों का पैकेजिंग करते हैं और छोटे छोटे वेसल्स के रूप में फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स के अलग अलग भाग में ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही डायरेक्ट प्रोटीन अंदर डालते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, है ना। जो बाहर है वो 80S प्रकार के हैं, याद रखना, है ना। बाहर है मतलब जो साइटोप्लाज्म में है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं वो 80S प्रकार के हैं। ठीक है, और जो बाहर है वो कैसे हैं, 70S प्रकार के हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जो अंदर हैं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो 70S प्रकार के हैं। ठीक है, राइबोसोम ये दो चीज़ों से बना होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। देख लिया हमने। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर होता है, डीएनए से होता है। और एक क्षेत्र होता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका में होता है। तो केंद्रिका कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो डीएनए है वहाँ पे स्पेशल जीन्स हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे होते हैं और वहीं पे उनका असेंबलिंग भी चालू हो जाता है, मतलब जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होते हैं वहीं पर बनने लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही, है ना। राइबोसोमल आरएनए बना, प्रोटीन बाहर से गया और उसके साथ असेंबलिंग होने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे बहुत एक डेंस क्षेत्र, गाढ़ा क्षेत्र बन जाता है, घना क्षेत्र, और वो एक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है हमको यहाँ पे। तो इसीलिए उसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कह देते हैं ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियोलस जो अंदर में है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नाम ध्यान रखेंगे, केंद्रक और केंद्रिका हिंदी में। ठीक है, तो केंद्रिका एक जगह ही है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। क्या बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अब इसका काम क्या है, राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाता है ना, या पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है ना, कैसे बनता है देखिए। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट किसके साथ जुड़ेगा, मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेगा। ये जो लंबा देख रहे हैं ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है। इसके साथ स्मॉल सब यूनिट पहले जुड़ा। ठीक है, और इसके लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3, 3 होते हैं, और ये तीनों जुड़ते हैं। उसके बाद फिर ये लार्ज सब यूनिट भी आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ जुड़ गए, और किसके साथ जुड़ गए, मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ गए। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 प्राइम एंड की ओर होता है ये कहीं पर AUG। AUG क्या है, एक प्रकार का कोडॉन है जो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है, A, U और G। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग यानी जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला कोडॉन क्या होता है, AUG। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि कोडॉन के रूप में सूचनाएं एकत्रित होती हैं ना मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, उसके तो दोनों सब यूनिट यहाँ पे जुड़ गए। इसमें इनिशिएशन फैक्टर कुछ शामिल होते हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद फिर एक tRNA आता है। देखिए tRNA है, और जो कि कहाँ पे जुड़ेगा, AUG। ये पहला tRNA होता है
और जो कि कौन सा एमिनो एसिड को लेके आता है, यहाँ पे ये जो है ना, ये एमिनो एसिड है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन पहला एमिनो एसिड होता है जो कि टीआरएनए लेके आता है, और कहाँ, एयूजी के द्वारा वो जुड़ता है। एयूजी से कैसे जुड़ता है, तो एयूजी क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन है, स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस को, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कोडॉन है ये एयूजी, और यहाँ पर सबसे पहले आके जुड़ता है क्या, टीआरएनए, पहला वाला टीआरएनए। अच्छा हाँ, पहले हम यहाँ पे 3 साइट देख लेते हैं। टीआरएनए जो है 3 साइट में, ये लार्ज सब यूनिट में 3 साइट में आके जुड़ते हैं, ए, पी और ई। ए क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए साइट है, जहाँ पे अमीनो एसिड लेकर आता है टीआरएनए और जुड़ता है सबसे पहले। पी पेप्टिडिल टीआरएनए साइट है। पेप्टिडिल मतलब एक लंबा पेप्टाइड बन जाता है, यानी अमीनो एसिड का एक लंबा चेन यहाँ पे बीच में जुड़ते जाता है, टीआरएनए भी उसके साथ भी जुड़ा होता है। और ई साइट में क्या होता है, एग्जिट साइट है, लास्ट में जो टीआरएनए है वो एक तरफ से आते जाते हैं और एक तरफ से निकलते जाते हैं ना। तो किधर से आते हैं, ए साइट से प्रवेश करते हैं और ई साइट से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। टीआरएनए कैसे होता है आगे हम देखते हैं। तो ये 3 साइट होते हैं टीआरएनए बाइंडिंग के लिए। देखिए पहला ये ए साइट पे आया, एक क्या आया, एक टीआरएनए आया, ठीक है। टीआरएनए में एंटी कोडॉन होते हैं। देखिए कोडॉन किस में होते हैं, मैसेंजर आरएनए में होते हैं, जैसे एयूजी है। तो एयूजी का जस्ट अपोजिट यानी कंप्लीमेंट्री कोडॉन क्या होगा, यूएसी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन कहते हैं, और ये कहाँ होता है, टीआरएनए में। टीआरएनए इसी के आधार पर पहचान कर वहाँ पे जुड़ता है कोडॉन से, ठीक है। एंटी कोडॉन यूएसी एयूजी से कैसे जुड़ेगा, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। ए हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, तो हमेशा यू के साथ बाइंड करेगा, और ठीक है, इसी तरीके से यू ए के साथ है ना, उल्टा भी काम करेगा। जी जो है हमेशा सी के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो देखिए ए है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, नीचे एंटी कोडॉन में। ऊपर में यू है तो नीचे में क्या होना चाहिए, ए। यू और ए हमेशा बाइंड करते हैं, और जी है तो नीचे सी होना चाहिए एंटी कोडॉन में, है ना। तो इसीलिए देखिए ए यू जी है तो नीचे क्या है, यू ए सी है। ए के लिए यू, यू के लिए ए और जी के लिए सी, है ना। क्योंकि बाइंडिंग क्या होता है, ए हमेशा यू से बाइंड करता है। डीएनए होता तो डीएनए में टी होता है ना यू की जगह में, तो वो टी के साथ बाइंड करता है। परंतु चूंकि हम ये आरएनए हम पढ़ रहे हैं ना, तो आरएनए में ये किसके साथ बाइंड करता है, ए हमेशा यू के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, डीएनए में टी के साथ। और जी किसके साथ बाइंड करेगा, सी के साथ। इसीलिए ये क्या होता है, कंप्लीमेंट्री का सिस्टम है। तो ए यू जी जो कोडॉन है इसके साथ एंटी कोडॉन क्या आएगा, यू ए सी। ये टीआरएनए में आएगा। टीआरएनए तभी जुड़ेगा ना, जिससे टीआरएनए भी कई टाइप के होते हैं ना, जैसे अमीनो एसिड बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ना। तो सभी अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टाइप के टीआरएनए होते हैं, ठीक है, और जो कि कोडॉन से आके जुड़ते हैं, एंटी कोडॉन। कितने कोडॉन भी होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, लगभग 63 कोडॉन हैं, और उसमें 20 टाइप के ही अमीनो एसिड जुड़ना है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो टीआरएनए हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, और पूरे 61 टीआरएनए नहीं होते, कुछ कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि जो तीसरा वाला है ना, कोडॉन का जो तीसरा अक्षर है वो थोड़ा उतना स्पेसिफिक नहीं होता है। तो उससे थोड़ा सा अगर वो कुछ चेंज भी, मिसमैचिंग भी होता है, तो भी एंटी कोडॉन उसको रिकॉग्नाइज करके जुड़ जाता है ना। तो जो पहला एमिनो एसिड होता है, देखिए पहला एमिनो एसिड जो होता है मेथियोनिन होता है, जो कि इसके साथ आके जुड़ता है, मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स। और फॉर्मिल मेथियोनिन, मेथियोनिन ही फॉर्माइलेटेड हो जाता है, फॉर्मिल ग्रुप एक जुड़ जाता है मेथियोनिन में। तो वो एमिनो एसिड पहले किसके साथ आके जुड़ता है, टीआरएनए उसको लेके आता है, ठीक है। तो एयूजी जो कोडॉन है ये कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड वाला टीआरएनए ही आकर जुड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ पर हो रही है, देखिए ये ए साइड में एंट्री हो रही है ना। ये किस साइड में हो रही है एंट्री, यहाँ पे देखिए इस सीध में ना, पी साइड अभी खाली है, ई साइड खाली है। आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये देखिए जो पहले जुड़ा था वो
इधर की ओर खिसक गया, मतलब ये क्या हुआ, पूरा राइबोसोम आगे खिसक रहा है ना, इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। ठीक है, राइबोसोम। तो क्या होगा, जो पहले जुड़ा था वो इधर आ गया, पी साइट में आ गया, और ए साइट में क्या आया, जो ऊपर में कोडोन है इसके अनुसार ये क्या होगा, नया टीआरएनए इंटर करेगा यहाँ से, है ना। पूरा राइबोसोम इधर की ओर खिसकेगा, पर टीआरएनए कहाँ से आएगा, नया आके यहाँ ए साइड में एंट्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो और पहले जुड़ा हुआ था देखिए, है ना, तो वो कहाँ गया, और आगे जब खिसका ये राइबोसोम, तो ये ई साइट पे आ गया, जो सबसे पहले जुड़ा था ना, जो सबसे पहले जुड़ा था, ये देखिए AUG पे, तो वो कहाँ पे आ गया, ई साइट पे आ गया। और अपना देखिए जो यहाँ पर जुड़ा था राइबोसोम, ये राइबोसोम ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इसको पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के माध्यम से होता है। ये एंजाइम खुद इसी में राइबोसोम में ही होता है, इंटीग्रेटेड होता है, उसकी स्ट्रक्चर में ही ये एंजाइमेटिक क्रिया होती है। ठीक है, चूँकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज की जो एक्टिविटी होती है कहाँ होती है, इसके अंदर ही होती है, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, है ना, दो एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ गए देखिए, और ये जो पहला वाला आया था ये बाहर इधर निकल जाएगा, और इधर से देखिए तीसरा एमिनो एसिड लेके टीआरएनए आ गया। तो इसी तरीके से क्या होगा, राइबोसोम इसी दिशा में खिसकते जाएगा, और नए नए टीआरएनए यहाँ पे जो कोडोन होंगे तीन तीन के, है ना, तीन तीन के ग्रुप में कोडोन होते हैं, तो उन तीनों कोडोन को पढ़ते हुए नया नया टीआरएनए आते जाएगा, और उस अमीनो एसिड को यहाँ पे जोड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड का जो चेन है इस तरीके से लंबा होते जाएगा, है ना। लास्ट में एक स्टॉप कोडोन होता है, क्या होता है, स्टॉप कोडोन, UGA, UAA और UAG, ये तीन ठो क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। जब ये कोडोन आ जाते हैं तो वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ट्रांसलेशन अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया राइबोसोम में चल रही है ना, तो ये क्या होती है, रुक जाती है, और फिर यहाँ पे नया टीआरएनए एंट्री नहीं करता है, क्योंकि इसको ये कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम स्टॉप कोडोन कहा गया है। तो स्टॉप कोडोन कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, UGA, UAA और UAG, ये तीन स्टॉप कोडोन है। ये अगर आ गए कहीं पर तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है ना। तो अमीनो एसिड एक के बाद देखिए एक जुड़ते गए, ठीक है, और एक लंबा हजारों अमीनो एसिड हो सकते हैं चैन में, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, इसी से प्रोटीन बना होता है। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, तो जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे दो अमीनो एसिड हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो चूंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, जब ये स्टॉप कोडोन आता है तो यहाँ से रुक जाता है प्रक्रिया, और पॉलीपेप्टाइड चेन स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है, AUG होता है। AUG जो है ये क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन होता है। सबसे पहले मेथियोनिन नाम का जो एमिनो एसिड है ये आकर जुड़ता है। ठीक है, कोडोन जो होते हैं अगर कितने होते हैं, 64 हो सकते हैं ना। कैसे, देखिए 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ग्रुप कितना बनना है, 3-3 का ग्रुप बनना है। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन संभावना देखते हैं, जब ना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 64 टाइप के कोडोन होने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब जो A, U, C और G, ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, इनसे अगर हम 3-3 का ग्रुपिंग रैंडमली बनाएं, है ना, कि आगे पीछे कोई भी हो सकता है, तो ये संभावना होगी 64 कोडॉन बनने की। ठीक है, किस टाइप से आगे नीचे देखेंगे, तो उसमें से 3 जो है स्टॉप कोडॉन है, तो 61 कोडॉन जो है वो किसके लिए है, 20 अमीनो एसिड के लिए। तो 61 कोडॉन है और 20 अमीनो एसिड है। कैसे, तो मतलब कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे इस चार्ट में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ही ये चार्ट बना हुआ है पूरा 64 कोडॉन का, तो UUU और UUC है जो सबसे पहले आप शुरू में ही देख रहे हैं। देखिए ये दोनों कोडॉन है ना, ये दोनों कोडॉन फेनिल एलेनिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो एक ही अमीनो एसिड के लिए 2 कोडॉन हो गए। देखिए उसी तरीके से ल्यूसीन, देखिए ल्यूसीन यहाँ भी ये दोनों कोडॉन और ये चारों कोडॉन, यानी 6 कोडॉन है जो कि किसको कोड करते हैं, ल्यूसीन को कोड करते हैं। ठीक है,
इधर देखिए सीरीन, सीरीन को 4 यहाँ पे कोड कर रहे हैं, 2 ठो यहाँ पर भी कोड कर रहे हैं। तो सीरीन भी ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडोन होते हैं। मतलब ये 6 कोडोन में अगर आते हैं तो कोई भी कोडोन आ जाए वो सीरीन ही वहाँ पर जुड़ेगा। ये 6 कोडोन में ल्यूसीन यहाँ पर आके जुड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से और देखते हैं, जैसे ये प्रोलीन के लिए 4 कोडोन हैं, थ्रियोनिन के लिए भी 4 कोडोन हैं, आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडोन हैं, है ना। मेथियोनिन के लिए एक ही कोडोन होता है यहाँ, सॉरी, मेथियोनिन के लिए क्या होता है, एक ही कोडोन होता है जिसको स्टार्टिंग कोडोन भी हम कहते हैं ना, स्टार्ट होता है, इसीलिए सबसे पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन ही होता है। वेलिन के लिए भी 4 अमीनो एसिड कोडोन हैं, एलेनिन के लिए भी 4 कोडोन होते हैं, एस्पार्टेट देखिए यहाँ पे 2 कोडोन हैं, लाइसिन के लिए भी 2 कोडोन हैं, एस्पेराजीन के लिए 2 कोडोन हैं, ग्लूटामेन के लिए 2 कोडोन हैं, हिस्टिडीन के लिए 2 कोडोन हैं, आर्जिनिन के लिए 2 कोडोन हैं। ठीक है, सीरीन के लिए 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, 6 है टोटल। आर्जिनिन के लिए 2 कोडोन हैं, ग्लाइसिन के लिए लास्ट में ये 4 कोडोन हैं। ग्लाइसिन सबसे सिंपल टाइप का अमीनो एसिड होता है। इनका जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे ना, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर अमीनो एसिड अलग अलग डिजाइन का होता है, मतलब स्ट्रक्चर का होता है, और इसलिए वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोटीन के फंक्शन में। प्रोटीन कैसे काम करेगा, कैसे स्ट्रक्चर उसका होगा। ठीक है, लंबा एक चैन बनता है, वो आपस में मुड़ के एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है ना, मुड़ के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन। जो सिंपल बना था ना, वो ऐसे मुड़ के, तो कैसे मुड़ेगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं और वो कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो उसके ये देखिए पूरा लिस्ट ये समझ में आ गया। 64 टाइप के कोडोन हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 स्टॉप कोडोन है और ये 3 स्टॉप कोडोन है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, ये एक ही कोडोन होता है इसके लिए। सिस्टीन के लिए देखिए 2 कोडोन है यहाँ पे और 2 ही हैं कोडोन। ठीक है, सिस्टीन भी सल्फर वाला, सल्फर होता है सिस्टीन में, है ना। सभी जो अमीनो एसिड है इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ भी हैं। जैसे सबसे सिंपल होता है ग्लाइसिन, जो ये लास्ट में देख रहे हैं ना, इसमें साइड में साइड चेन जो देखेंगे इसमें बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सीरीन और कॉम्प्लेक्स है, लाइसिन प्लस चार्ज होता है। ठीक है, एस्पिराजिन में भी चार्ज नहीं, एस्पार्टेट में निगेटिव चार्ज होता है, ग्लूटामेट में निगेटिव चार्ज होता है ना। लाइसिन में जैसे प्लस चार्ज होता है, आर्जिनिन में भी प्लस चार्ज, एक और है जो प्लस चार्ज वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोलीन का भी स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूटामीन और एस्पेराजिन में एमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, आर्जिनिन के लिए भी देखिए 6 हैं, 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, तो आर्जिनिन के लिए भी 6 कोडोन होते हैं ना। तो कोडोन जो होते हैं क्या, ये क्रम ही है, जैसे जो भी राइबोसोम है ना, सॉरी राइबोसोम नहीं, आरएनए, जैसे ये आरएनए है, तो आरएनए में बहुत सारे कोडोन होते हैं, जैसे AUG से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, AUG से। तो इसी तरीके के ये पूरा क्रम चलते रहता है, CCAU, कुछ भी क्रम हो सकता है ना। तो अलग अलग में mRNA में अलग अलग क्रम होता है, तो इसी को हम ग्रुपिंग करते हैं, 3-3 का ग्रुपिंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक कोडोन, 3 का यहाँ ग्रुप बना है। मैसेंजर आरएनए में समझा रहे हैं ना, तो मैसेंजर आरएनए में 3-3 का जो ग्रुप बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, उसी को ही कोडोन कहा गया है ना। तो यही 64 टाइप के कोडोन होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोटीन में यही 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं, आजकल 2 और अमीनो एसिड की बात हो रही है जो कि इन्हीं में से थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडिफाइड अमीनो एसिड हैं, तो उनको भी माना जाता है कि डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो 20 या 22 टाइप के अमीनो एसिड जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस में जिम्मेदार होते हैं ना। तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। राइबोसोम हम पढ़ रहे थे, तो राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, 3 स्टेप में हमने देखा। पहला इनिशिएशन यानी स्टार्ट कैसे करता है, तो पहले तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों सब यूनिट, फिर कैसे वो आगे चलता है और नया नया अमीनो एसिड को ला के जोड़ते जाता है ना। तो ये स्टेप में एनर्जी भी लगती है ना। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 अमीनो एसिड लंबा है कोई पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, तो टोटल कितनी ऊर्जा लगेगी, लगभग 300।
कि 400 एटीपी या जीटीपी के बराबर ऊर्जा लगती है ना। इसमें जो ऊर्जा लगती है वो जीटीपी के रूप में ज़्यादातर लगती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, 100 एमिनो एसिड अगर लंबा है तो लगभग 300 या 400 के 300 है शायद, देखना पड़ेगा ना कि हर एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। ठीक है, इसको और कंफर्म कर लेंगे। ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस नाम से एक और क्लास करेंगे हम, तो उसमें हम इसको और डिटेल में देखेंगे, इसी प्रोसेस को और डिटेल में देखेंगे ना। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर के बारे में नहीं बताया है ना, जो कि इसी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उनका नाम भी है स्पेशली। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं।